नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उन पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। एक तो इस वक्त एक बड़ी वाज़ेह तौर पर हमें खींचातानी और एक सिचुएशन नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद इन पार्टी। बुशरा बीबी मंजर आम पर आई और दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा हैं और इनके एक तो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये चीज़ों को चलाना चाह रही हैं और फिर इनके अहकामात और पार्टी रहनुमाओं के साथ जो इनकी तल्ख कलामियाँ हैं या जो सवाल जवाब का सिलसिला है उससे पार्टी रहनुमा खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। एक ख़बर जो सामने आई कि अलीमा ख़ान की सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर के साथ तल्ख कलामी हुई और वो हलाकतों के मामले पर था, क्योंकि शायद वो बड़ी हद तक चीज़ों को सीधा रखना चाहते हैं या सच का सहारा लेना चाहते हैं और ये दोनों ख़वातीन मामलात को ड्रामेटाइज़ करना चाहती हैं, तादाद को कई ज़्यादा बताना चाहती हैं, शायद कुछ इस तरह की बात सुनने में मिली। और उन्होंने ये तल्ख कलामी की तलखी हुई बुनियादी तौर पर अलीमा ख़ान साहिबा की। उन्होंने कहा जी आपने ये तादाद कम क्यों बताई, इस तादाद को आप सैकड़ों में बताएं। फिर इसके अलावा इससे पहले बुशरा बीबी जिस तरह का रवैया उनका रहा या जो अहकामात उनके रहे, उस पर ये जो पार्टी की एक्चुअल लीडरशिप है वो बड़ी हद तक नाला थी। और फिर हमने देखा कि कुछ इस्तीफ़े भी आए और फिर उन इस्तीफ़ों के बाद उनकी वापसी भी हुई, लेकिन कहा गया कि हम किसी के ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं या ज़ाती हैसियत में हम किसी को जवाब दे नहीं हैं। अब एक जो और ख़बर इंटरेस्टिंग आ रही है सामने वो कल से, वो ये कि जो आखिरी कार्ड है अलीमा ख़ान साहिबा ने पहले कहा कि वो इमरान ख़ान साहब ने अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया, वो डिस्क्लोज़ करना है और वो आखिरी कार्ड वो जानती हैं कि क्या होगा। और आज जो ख़बरें आ रही हैं वो ये कि इमरान ख़ान साहब अगले जुम्मे से सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। ये पहली दफ़ा नहीं होगा कि वो ये कॉल दे रहे होंगे। ये कॉल उन्होंने 2014 में भी दी थी, जिस पर ख़ुद भी अमल दरामद नहीं किया था। दिलचस्प बात यह है बाकी अवाम ने तो उस पर क्या अमल दरामद करना था, ये कॉल देकर ख़ुद उन्होंने इस पर अमल नहीं किया था बड़ी हद तक। और अगर कुछ दिन के लिए किया भी तो फिर फ़ौरन ही उससे पीछे हट गए। तो अब दोबारा से ये शायद लास्ट कार्ड है। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो वो दो मुतालबात रख रही हैं सामने इमरान खान के बिहाफ पे। उनका ये कहना है कि दो मुतालबे हैं हमारे, एक तो 9 मई और 26 नवंबर का जो मामला है इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए और दूसरा ये कि इस्टेब्लिशमेंट अगर हमसे बातचीत करना चाहती है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये पैगाम वाज़े तौर पर वो दे रहे हैं। अब सवाल ये कि आया इस्टेब्लिशमेंट बातचीत करना चाहती है या नहीं, द क्वेश्चन रिमेन्स देयर। ये बड़ा अपना मौक़िफ़ वाज़े रखते रहे हैं, लेकिन अब इस सारे मामले में ये इस सूरत हाल पर आ गए। और ऐसे ही मामलात में जब हम ये भी सुन रहे हैं कि एक और कॉल दी जाएगी, एक और मरतबा कुछ कहा जाएगा कारकुनान से, ये सारी चीज़ें हमारे सामने। और फिर जिस तरीके से बुशरा बीबी का फ़रार था इस्लामाबाद से हल्फ लेने के बाद और हल्फ देने के बाद, और फिर वो ख़ुद ही कुछ इस तरह की बात फरमा रही हैं कि वो भागने वाली औरत नहीं, लेकिन डी चौक में मुझे अकेला छोड़ दिया गया। तो जब आपने कहा कि मैं आखिर में भी रह गई तो नहीं भागूंगी, तो क्या फिर आपका भागना जायज़ था? इसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और जो लोग नहीं ज़्यादा सोचना चाहते वो यकीनन इन तमाम तर बातों और मामलात पर नहीं सोचते और एक ब्लाइंड फेथ और एक कल्ट की सूरत इख्तियार किए हुए मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पर और जो सूरत हाल आने वाले दिनों में भी पॉसिबली डेवलप हो सकती है, और फिर हम 9 मई की बात करें या 26 नवंबर की बात करें या फिर एक और तारीख़ आ जाएगी और ये सिलसिला कब तक इस तरह चलता रहेगा, इस पर ज़रा हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीजे मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। खालिद फारूकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, और इसार राना साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। पीजे मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देख रहे हैं सर, ये मामला कहाँ से चला था, कहाँ से बैरिस्टर गौहर आए, सलमान अकरम राजा आए और बहुत सारी शख्सियात आईं, बहुत सारी शख्सियात जो चेहरा और फेस ऑफ द पार्टी हुआ करते थे वो मंजर आम से हट गए, गायब हो गए। लेकिन अब ये जो दो ख़वातीन के दरमियान खींचातानी है और फिर उसमें पार्टी के लोगों को अपना ज़ाती मुलाजिम समझ के उनके स्ट्रेचर और कद का ख्याल ना करते हुए और अपने कद को रियलाइज़ ना करते हुए और अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को ना भांपते हुए ये बदतमीज़ियाँ करना या तलखी करना, ये क्या कासी कर रहा है, किस तरफ जा रहा है मामला? ये बड़े अफसोस की बात है जो आप बता रहे हैं। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें कितनी स्पेकुलेशन है, बट एट द एंड ऑफ द डे देखें, अलीमा पॉलिटिकल नहीं है और ना ही बुशरा बीबी पॉलिटिकल है।
बेसिकली जो इमरान खान साहब ने रखे हुए हैं लोग, अपने जो पॉलिटिकल उनका चेयरमैन ले लें, बाकी जो लोग ले लें, वो पॉलिटिकल हैं और उनका राइट बनता है कि वो जाके अवाम के अंदर जाएं, क्योंकि वो असेंबली में भी हैं, अपने पार्टी का मौक़िफ़ पेश करते हैं, बाहर भी आके पेश करते हैं। तो लेकिन ये जो अब आपने एक नई एक हमने एक रूट देखा है, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल रूट। ये मैं समझता हूँ एक सिंपैथी लेने के लिए रूट है। इमरान को ऐसी इनकी किसी की ज़रूरत नहीं है। इमरान हिमसेल्फ इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड अ स्ट्रॉन्ग लीडर अपनी पार्टी के, और आपने देख लिया। अब बात आती है कि बुश अभी भी आके क्या ये इन्होंने क्या अचीव कर लिया। एक तरफ कह रहे हैं कि जी बात करनी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम आगे निकलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये हमें पता नहीं लग रहा अवाम को या किसी एनालिस्ट को कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। द क्वेश्चन इज, मुल्क थोड़ी बेहतरी में आ रहा है, ये नहीं है कि दूध की नहरें बह रही हैं, बट इट इज कमिंग टू अ स्लो प्रोग्रेस। तो इस स्लो प्रोग्रेस को भी अगर हम एक बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे लेके आए अरसलान, तो देन नुकसान इनका भी है। मैं हमेशा कहता हूं जो ऑपोजिशन होती है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, और गवर्नमेंट इन वेटिंग जो होती है वो एक रिस्पॉन्सिबली काम करती है इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, नॉट बिकॉज के उनके पॉलिटिकल मौक़िफ़ से। बिल्कुल उनके होंगे, उनका राइट बनता है, वो करें अपोज जो मर्जी करें, बट दैट इज एन ओपिनियन। ओपिनियन के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अरसलान, वो गवर्नमेंट की होती है, और गवर्नमेंट को एक बड़े भाई की तरह एक करना है। उनको ये नहीं करना कि आप प्रोवोक करो एंड देन गेट अ रिएक्शन। यही आपने जो बेसिक सवाल है यही हुआ है, प्रोवोकेशन एंड रिएक्शन, एंड देन फ्रॉम द अदर साइड प्रोवोकेशन एंड रिएक्शन। सो ये चीजें हम दोनों साइड से देख रहे हैं, इंस्टेड कि आप दोनों बैठ के एक दूसरे से बात करो, जबरदस्ती बात करो। आप तो तैयार हो जाते हो हिंदुस्तान के साथ बात करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए हम आपस में क्यों नहीं बैठ के बात कर सकते? मुझे अब बताएं आप। तो ये अहम सवाल है कि कौन बैठना चाहता है, कौन नहीं चाहता। दोनों को ब्लेम किया जा सकता है बड़ी हद तक, और बहुत से लोग एक साइड को ब्लेम करते हैं कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आना नहीं चाहते। खालिद फारूकी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो ये एक लीडरशिप का मसला, जो हमने 26 नवंबर को भी देखा कि मामलात किस तरफ गए। 26 नवंबर से सिलसिला जो शुरू हुआ, और फिर जिस तरह से बुशरा बीबी की एंट्री, और फिर पहले उस एंट्री से भी पहले अगर हम पीछे चले जाएं तो उनका एक वीडियो पैगाम आया जिससे उनकी एक सॉफ्ट लॉन्च हुई सियासी कैनवस पे, और फिर इतनी जल्दी सियासी मौत हुई कि इसको भी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। और फिर हलीमा खान साहिबा अब लीड ले रही हैं। डू यू थिंक कि ये इमरान खान साहब के कहने पर ये चीज़ें हो रही हैं, या चूँकि वो जेल में हैं और जिसका जो दिल करता है वो मीडिया पर आकर वो लीड ले लेता है और कोई भी रोल प्ले करना शुरू कर देता है? देखिए अरसलान, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो पीटीआई को दरपेश है वो अदम एतमाद का है। जो लीडरशिप है इसके दरमियान वो जो बाहमी एतमाद था वो शायद उसकी कमी हो गई है। इमरान खान तो वहाँ जाहिर है कि वो जेल में हैं, और उनके जो पैगामात बाहर पहुंचाने होते हैं वो जो भी लीडरशिप आके पहुंचाती है, जो सियासी उनकी जो क़यादत थी वो जो बात करती है, उसकी बजाय अब ज्यादा इमरान खान भी एतमाद कर रहे हैं अपनी हमशीरा पर और अपनी अहलिया पर। और ये दो जो बात करेंगी उसमें उनका जाहिर है कि जैसे पीजे मीर कह रहे थे, तो उनका वो सियासी तौर पे इतना तजर्बा नहीं है, वो पॉलिटिकल नहीं है। लेकिन अब वर्कर के लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि वो किस पर एतमाद करे। जब आज उन्होंने गुफ्तगू की है बुशरा बीबी ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सारे लोग छोड़ के तो भाग गए। उन्होंने कहा मैं तो भागने वाली नहीं हूं, लेकिन ये सारे लोग, इसका मतलब ये था कि वो अपनी पूरी की पूरी लीडरशिप पार्टी की जो है उस पर अदम एतमाद कर रही थी। तो अब ऐसे हालात में जब आप पार्टी को इस तरह नहीं, मैं ये ज़रा थोड़ा सा, मुझे खालिद फारूकी साहब, मुझे लोग छोड़ के भाग गए या साथ लेके भाग गए, दोनों बातों में फ़र्क है ना। वो यहाँ तो नहीं रह गई ना कि लोग चले गए और वो अकेली उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, वो देखिए ना, वो उनको तो गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन वो भी चली गई, वो भी निकल गई। वो गंडापुर साहब थे वहां पे, तो उनके साथ वो चली गई कि वो उन्होंने सोचा कि इस मौके पर जो उन्होंने मुनासिब समझा कि हम मतलब इस सूरत हाल का कैसे मुकाबला करें, तो वो चली गई। वर्कर अकेले रह गए। अब उनकी पहली लीडरशिप जो है बकौल बुशरा बीबी, लीडरशिप पहले भाग गई, फिर जो बाकी दो लीडर जो वहां पे मौजूद थे, गंडापुर और बुशरा बीबी, ये भी लीडर, इनको मैं भी कहूंगा बुशरा बीबी को, ये भी वहां से निकल के वर्कर बेचारे वहां पे रह गए जी, और उनको जिनसे हल्फ लिए हुए थे।
جن سے حلف لیے ہوئے تھے ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ نے اس حد تک پہنچا دیا، اتنا جذباتی کر دیا، اور پھر آپ ایک مستقل مزاجی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ اب سارا الزام تو پہلے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خود قبول کرے، خواہ وہ بشرا بی ہیں، خواہ عمران خان کی اپروچ ہے، یا ان کے جو پیغام رسانی ہے، یا جو بھی وہ وہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے جو انہوں نے پلاننگ پارٹی کے لیے سوچی ہے وہ کتنی کارگر ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس سارے انتشار میں آپ ایک طرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دیکھیں گے، دوسری طرف عمران خان کی اہلیہ اور ان کی ہمشیرہ کو دیکھیں گے۔ باقی جو ہم یہ کہیں کہ یہ دونوں پولیٹیکل نہیں ہے، پاکستان میں بہت سے لوگ پولیٹیکل ہوتے نہیں لیکن وہ بن جاتے ہیں۔ اب عمران خان مستقبل میں اپنا پارٹی کا کس چیز میں دیکھتے ہیں؟ کیا وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے جس کو ورکرز کی لیول پہ یا وکلاء یا ان کی پارٹی کے جو باقی لیڈر ہیں ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں؟ ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان کا اپنا مستقبل کیا ہے، کیا ان کو کسی مقدمے میں سزا ہو جاتی ہے، وہ 2-4 سال یا مطلب ہماری خواہش تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی عدالت ان کو سزا سنا دیتی ہے تو مستقبل کی پی ٹی آئی جو ہے وہ کس کے حوالے ہوگی؟ اب یہ مستقبل کی جو پی ٹی آئی ہے شاید اس کا ایک سین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر یا تو اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ اس پر قبضہ کرنا ہے لیڈرشپ پر، یا لیڈرشپ کو اپنے گرد گھمانا ہے یا اپنی طرف لے کے آنا ہے۔ پارٹی کا مستقبل جو ہے اس وقت غیر یقینی میں یوں یقیناً ہے۔ یہ اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جی گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ۔ جی ویلکم بیک۔ اسحاق رانا صاحب کی جانب میں بڑھوں گا۔ رانا صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس پوری کی پوری سچویشن کو؟ اور ایک سوال جو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ اس وقت قبضے کی جنگ ہے، یہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے، کیا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ جو اتنا شور مچا ہوا ہے نا کہ جی وہ بدتمیزی ہو گئی اور ایسا ہو گیا وہ ہو گیا، وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا نا کہ وہاں پہ کوئی موروثی سیاست کی گنجائش بنتی ہے۔ تو ادروائز جن پارٹیوں میں موروثی سیاست کی گنجائش ہے وہاں پہ ان باتوں کو بالکل محسوس نہیں کیا جاتا، وہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ حکمران خاندان کا حق ہے کہ وہ جس سے مرضی ہاتھ ملائیں یا جس سے نہ ملائیں، جی تو وہ ڈسکس بھی نہیں ہوتا۔ بلاول بھٹو نے جیسے نبیل گبول کے ساتھ کیا تھا، مریم صاحبہ نے جیسے خاقان عباسی کے ساتھ کیا، تو وہ ڈسکس نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان کا کلچر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جائیداد ہے۔ اب آ جائے دوسری طرف اس بات پہ کہ بشرا بی بی یا علیمہ آپا تو دونوں ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ عمران خان کو لمبی زندگی دے اور اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے۔ وہ جیل میں بیٹھ کے ہی لیڈر ہیں اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، باہر کسی کی کوئی حیثیت، کوئی وہ اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ جس پارٹی میں رانا صاحب موروثیت کی گنجائش نہیں ہے، اس میں یہ موروثیت کیسے آ گئی؟ یہ مرضی کے بغیر آ گئی خان صاحب کے؟ وہ کنٹینر پہ چڑھیں بشرا بی بی، یا یہ جو اب سب ہو رہا ہے یہ ان کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں گنجائش نہیں ہے، عمران خان صاحب اس کے حق پہ ہوں گے؟ سن لیں، جب نواز شریف صاحب کا سب ساتھ چھوڑ گئے تھے نا تو کلثوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے وہ میدان میں آئی تھی۔ جب ساری لیڈرشپ بھاگ گئی تھی یا کمپرومائز ہو گئی تو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ میدان میں آئی تھی۔ وہ گھریلو خاتون تھی اور ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا۔ اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہن جو تھی وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے میدان میں آئی تھی اور انہوں نے اپنے بھائی کی سیاسی مدد کی تھی۔ تو یہ کوئی کیا قائد اعظم موروثیت کے قائل تھے؟ اور انہوں نے اپنی بہن کو جب نصرت بھٹو میدان میں آئی تھی تو وہ موروثیت تھی، یا جب مریم صاحبہ اپنے والد کے دفاع کے لیے آئیں تو وہ موروثیت تھی؟ پھر یہ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ میری بات سن لیں، نصرت بھٹو کا جب سر پھاڑا گیا تھا اور 13 ٹانکے لگے تھے، آپ تو چھوٹے ہوں گے یا میرا خیال ہے آپ سے پہلے کی بات ہوگی، مجھے اچھی نہیں، لیکن تاریخ ضرور ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، کتابوں میں درج ہے، آپ جیسے استاد ہمیں پڑھاتے ہیں۔ جی بالکل، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کی عورت اپنے شوہر کے لیے کسی بھی سٹیج پہ جا سکتی ہے بچانے کے لیے، اور کوئی بھی بہن اپنے بھائی کی بقا کے لیے کسی بھی سٹیج پہ جا سکتی ہے، بالکل۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں سب فیصلے ہیں اور عمران خان کی مرضی کے بغیر پارٹی میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، جو باہر کے لیڈرشپ ہے وہ اگر کمپرومائزڈ ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی تنخواہ لے رہی ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ بھی ایک علیحدہ چیز ہے کہ عمران خان جو فیصلہ کرتے ہیں وہی پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ اگر بشرا بی بی نے لیڈ کیا یا
علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ آگے آتی ہیں، تو یہ ایک انڈیویجول کیسز ہیں جو فار دا ٹائمنگ ہوتے ہیں. نہ تو بشرا بی بی کو کوئی ایکسیپٹ کرے گا چیئرمین کے طور پہ، نہ ایسی نوبت آنی ہے، نہ علیمہ صاحبہ کے لیے ایسی نوبت آنی ہے. وہ اپنے اپنی کیپیسٹی میں ایک اپنے شوہر کی جنگ لڑ رہی ہے، ایک اپنے بھائی کی جنگ لڑ رہی ہے، اور یہ ان کا حق ہے. جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ باہر کی لیڈرشپ ساری کمپرومائزڈ ہو گئی ہے، تو علیمہ آپا بیرسٹر گوہر سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ زخمیوں کے گھر کیوں نہیں گئے، آپ کیسے 12 بندے کہہ رہے ہیں، آپ کیسے پی ٹی آئی کے نیریٹو کو وہ کر رہے ہیں. تو ان کا حق ہے، پوچھنا چاہیے. بالکل سر. اور میں اب رانا صاحب ذرا مجھے ڈیفائن کر دیں کہ موروثیت کی تشریح کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے؟ موروثیت کی تشریح یہ ہوتی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنے، پھر ان کے شوہر صدر بنے، پھر ان کا بیٹا جو ہے اپ کمنگ وزیر اعظم ہو، یا نواز شریف ہو، پھر شہباز شریف ہو، پھر مریم ہو، پھر حمزہ ہو، اور انہی کے درمیان سارے عہدے بٹے. عمران خان کے تو کسی رشتہ دار نے وہ وزارت نہیں لی، نہ کوئی سیاسی عہدہ ان کے پاس موجود ہے. وہ تو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جنگ لڑیں. یا عمران نے اعلان کر دیا ہے کہ بشرا جو ہے وہ قائم مقام چیئرمین ہے، یا عمران نے اعلان کر دیا ہے کہ علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں. کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا. وہ دونوں اپنی ذاتی حیثیت سے لڑی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی اور ہے، جنرل سیکرٹری کوئی اور ہے، جو پولیٹیکل عہدے ہیں وہ ان کے پاس. اچھا، یہ اگر رانا صاحب یہ سارے لوگ ہیں اور یہ اپنے اپنے عہدوں پر بھی براجمان ہیں، اور ان کے ساتھ کارکنان کی بھی تعداد ہے، عوام کی بھی سپورٹ ہے، تو ادھر آپ یہ جو آپ نے پہلے مجھے تشریح بتائی تھی کہ سب چھوڑ کے بھاگ گئے، تو ان کو تو سارے نہیں چھوڑ کے بھاگے، ان کے تو ساتھ سارے لوگ موجود ہیں، تو پھر ان کو کنٹینروں پہ چڑھنے کی کیا ضرورت ہے، لیڈ دینے کی؟ نہیں، مجھے ذرا تھوڑا سا سمجھائیے کون چھوڑ کے بھاگا، میں آپ کی سوال نہیں سمجھ سکتا. آپ نے کہا نا کہ کلثوم صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا کہ ساری لیڈرشپ چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، مارشل لا آ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، باقی آپ نے جو معاملات بتائے سب جانتے ہیں نا آپ. تو ادھر تو ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے نا. ادھر تو ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے، اس کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ اپنی وجہ شہرت اپنے لوگوں میں رکھتا ہے، اس کے ساتھ حکومتی مشینری ہے، کارکنان ہے، کنٹینر تیار ہے، پورے کانوائے کے ساتھ آ رہا ہے، باقی عہدوں پر تمام تر لوگ موجود ہیں، اور پھر کارکنان کی بھی سپورٹ ہے، چاہے وہ کرائے کے تھے یا جو بھی تھے، میں اس میں نہیں جاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود پھر آپ کو کنٹینر پہ آنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جیسے مریم کو کہا جاتا ہے کراؤڈ پولر، اسی طرح سم ٹائم آپ کو ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے، کوئی تھوڑا سا. سر آپ کمپیریزن کیوں ڈرا کرتے ہیں؟ میں تو ایک جماعت کے متعلق آپ سے پوچھتا ہوں، میں تو کوئی نون لیگ کا نہ یہاں پارٹیسپینٹ ہے، نہ یہاں کوئی دفاع کرنے والا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مریم کراؤڈ پولر، وہ تو چھوڑ دینا، قصہ ماضی ہو گیا، اب تو وہ سی ایم ہے. آپ نہیں سن رہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، ایک مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بات کی ہے کہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے. میں تو پھر دوبارہ یہ جو لوگ موروثیت کا ڈھول پیٹ رہے ہیں اور ایک خاص ایجنڈے کے تحت بشرا صاحبہ کو اور علیمہ کو کنٹروورشل کر رہے ہیں، یہ مجھے پتہ ہے خاص ایجنڈا ہے کہ کسی طرح ان کو بھی کنٹروورشل کیا جائے. لیڈرشپ کو تو آلریڈی ہم نے کر دیا ہوا ہے. میرا سوال یہ کہ کیا ان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ ہے؟ کیا عمران خان نے ان کے لیے کوئی سیاسی عہدے کا اعلان کیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا اور یہ اپنی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ایک اپنے بھائی کے لیے اور ایک اپنے شوہر کے لیے میدان میں ہے، تو اس میں کہاں برائی ہے؟ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ یہ موروثیت کی نینگ کھیلی جا رہی ہے؟ نہیں، اس میں ران صاحب میں دیکھیں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ جو آپ نے جو لینز استعمال کیا ہے نا اس پوری سچویشن کو دیکھنے کے لیے، یہ بڑا زبردست. وہ تھوڑے اور لینز بھی ہیں، وہ اور نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ آپ شاید ان سے اتفاق نہیں کرتے. جی، گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ. ویلکم بیک. میں پی جے میر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر، اب یہ جو ایک تو سول نافرمانی کی کال کی بات ہے، یا پھر دو شرائط کی بات ہے کہ جی جوڈیشل انکوائری ہو اور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، یہ تینوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اصلاً ایک میرا سوال ہے آپ سے، مجھے بتائیے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ گولیاں چلی ہیں اور یہ ہوا ہے، کیا اگر گولیاں چلی ہیں آپ کھڑے ہوں گے؟ مجھے بتا دیں. آپ بھاگیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ میں تو بھاگوں گا کہ شاید آگے جا کے کہیں اور میں جلوس میں آ جاؤں 2 سال کے بعد، سال کے بعد، واٹ ایور. تو the question is کہ جب آپ ایک سچویشن ایک ایسی ہوتی ہے، آپ نے سچویشن کو دیکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں اس کو دیکھنا کہ وہ بھاگے کیوں ہے. بھائی بھاگے گا، ہر بندہ بھاگتا ہے. آپ لاٹھی مارے بھاگیں گے لوگ، کیوں نہیں بھاگیں گے؟ ہر ایک کو جان پیاری ہے. تو ڈیموکریسی سے جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا. تو the question is کہ جہاں بھی آپ کو ایک ایگریشن ملے گا تو ایگریشن کے بعد دوسری سائڈ ریگریشن پہ چلی جائے گی. اینڈ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. ہم اس کا وہ کہتے ہیں نا
वो इसका वो पता नहीं क्या बना रहे हैं, स्टॉर्म इन अ टी कप, भाग गए, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन जब अब जो आपने नहीं, पीजे सवाल मीर किया साहब, कि अगर भाई मैं वो आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूं कि इसको इस तरह देखते हैं कि एग्रेशन जो है वो 26 नवंबर को शुरू हुआ और चला केपी से और 2 दिन में इस्लामाबाद पहुंचा, तो ये इत्तेफाक करेंगे आप मेरी इस बात से? तो ये सिक्योरिटी लैप्स है ना, ये सिक्योरिटी लैप्स है। इत्तेफाक कैसे करूं मैं भाई? अगर एक गवर्नमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लोग अंदर आए क्यों हैं? कैसे अंदर आए? कहां से आए? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किधर थी? हम जिनको मुहाफिज कहते हैं, कहां थे वो? ये कैसे अंदर आ गए? आप पहले इसको तो डिस्कस करें ना। हम तो कहते हैं वो अंदर आ गए। भाई क्यों आ गए? लुटपाट की अंदर आ गए। आप आफ्टर ऑल देयर इज अ गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के होते हुए विद ऑल रिसोर्सेज वो फिर भी पहुंच गए। कैसे पहुंचे? These are the points which need to be discussed. और जब बात आती है, याद रखें, डेमोक्रेसीज के अंदर the opposition has a right to speak, but मैं हमेशा कहता हूं within the domains of law. आप उसको लॉज को वायलेट नहीं करते हो। जो आपको फिर हुकूमत कहती है कि भाई दिस इज इट, वो करो। इनको तो चाहिए ये जो हम सारी आप डिबेट कर रहे हैं, मीनिंगलेस डिबेट, F9 में चले जाते, खड़े रहते वहां, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करके वापस चले जाओ। भाई डी चौक कोई ऐसा डिजास्टर चौक है कि वहां जाके असेंबली होगी या प्रेसिडेंट हाउस हो गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो गया, आपने इनको बाहर फेंक देना है? इट डजंट हैपन लाइक दैट, एंड इट विल नेवर हैपन लाइक दैट। आप एक बिल्कुल क्या 10 लाख का लोग लेके चले जाओ, रजिस्टर कराओ, मीडिया आपको देखेगा, दुनिया के अंदर आपकी रिपोर्ट्स जाएंगी, एंड देन यू गो बैक, सिंपल एज दैट। आपने देखा नहीं, एक्चुअली 1 मिलियन का मार्च था इराक वॉर के ऊपर outside Downing Street. I was there, and I tell you. राइट, पीजे मीर साहब, मैं ज़रा वक्त महदूद है, क्विकली ज़रा दोनों पार्टिसिपेंट्स की भी राय ले लूँ। खालिद फारूकी साहब, ये जो सिविल नाफरमानी की बात है, या जो 2 मुज़ाकरात सामने अलीमा साहिबा के ज़रिए आए हैं, इन पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है, बाकी पिछली बहस मुबाहिसा जो है इसके बारे में मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा सकता है, मुतज़ाद राय बन सकती है, लेकिन इस वक्त इमरान खान जो है वो बहरहाल माजी की तरह ही सही, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। जो एहतजाज की जो उन्होंने कैंपेन शुरू की थी, वो मेरे ख्याल में कामयाब नहीं हुई, और उन्हें भी इस बात का एहसास है। अब उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं। दूसरी तरफ मामला ये है कि मैं फिर ये समझता हूँ कि एक सियासतदान को सियासी जमातों का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये मुल्क के जो बाकी तमाम सियासी रहनुमा हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इमरान खान को अपनी सोच तब्दील करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। आप इन्हीं के जरिए बात करें, एस्टेब्लिशमेंट से आप मुज़ाकरात करेंगे तो फिर आप मुझे बताएं ना कि आपके एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, फिर आप और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आ जाएंगे। चले मान लिया आपके मुज़ाकरात भी कामयाब हो जाएंगे, फिर आप और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आ जाएंगे, तो क्या फिर आपकी सियासत नजरियाती या आपकी जो जिस चीज का आप ढंढोरा पीटते हैं, क्या वो रहेगी? इसलिए मेरा अपना ये ख्याल है कि पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर सियासी डायलॉग शुरू होना चाहिए। इस तमाम बहरान से निकलने का यही एक तरीका है। अगर आप इस वक्त भी मुसर रहेंगे, और बाकी जो बात रही सिविल नाफरमानी की, सिविल नाफरमानी की तहरीक पाकिस्तान में मखसूस किस्म के हालात हैं। जो हमारा कारोबारी तबका है, क्या वो उसमें शरीक होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें शरीक होंगे? इंडस्ट्री इस वक्त आप देखें ना कि जैसे पीजे मीर साहब ने शुरू में कहा था, पाकिस्तान में हालात कदरे बेहतर हो रहे हैं। इन बेहतर हालात में कोई नहीं चाहेगा अपनी दुकानें बंद करना, बेरोजगारी पहले ही बहुत ज्यादा है, कोई नहीं चाहेगा अपनी मिल फैक्ट्रियां बंद करना। सिविल नाफरमानी की तहरीक महज घरों के बिल ना देने से नहीं शुरू होती, और ये आप पहले माजी में तजर्बा कर चुके हैं। इमरान खान खुद भी उसमें शरीक नहीं हुए थे, शेख रशीद जैसे लोग जो बिल को आग लगाते थे वो भी उसमें शामिल नहीं हुए थे। ये कोई लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक बहुत ही बड़ी कोई तंजीम हो वो चला सकती है, और जिसके पीछे अवाम उसके एक एक काम में उसके साथ हो। यहाँ लोग पहले ही मुआशी बहरान का शिकार हैं। दुकानें, मार्केटें, बाजार, होटल, लॉकडाउन, इस चीज को लोग अफोर्ड नहीं करते और इसमें शामिल इनके साथ नहीं होंगे। एहतजाज करते रहना इमरान खान सर ज़रा ये बताइएगा खालिद फारूकी साहब के सिविल नाफरमानी की ये कॉल देते हैं, और केपी में इनकी हुकूमत है और सपोर्ट भी केपी में इनकी सबसे ज़्यादा है, और वहीं लोग सिविल नाफरमानी शुरू कर देते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग दैट वुड बी। मेरे ख्याल के मुताबिक ना तो गंडापुर इसमें शरीक होंगे, इमरान खान ने एक बात कर दी है, उनकी बात बाहर पहुंच गई है, ना तो गंडापुर इसमें शरीक होंगे, ना इनकी किसी जगह पे कोई लीडरशिप इसमें शामिल होगी। ये ऐसा प्रैक्टिकली पाकिस्तान में नहीं होने वाला। मेरे ख्याल जो उन्होंने ये बात की है, उनको हो सकता है कि इस बात को वापस लेना पड़े। महज मतलब इतना सिर्फ इतना है कि वो डायलॉग करना चाहते हैं।
डायलॉग में वो प्रेशर एक बिल्ड कर रहे हैं। इस प्रेशर बिल्ड को उनके टैक्टिक्स समझा जा सकता है। एक पॉलिटिकल लीडर जो है, जो जेल में पड़ा हुआ है, वो ये सारा कुछ कर रहा है, मैं तो इससे ज्यादा इसको अहमियत नहीं देता। ठीक है, मैं सार राना साहब से क्विकली उनकी राय जान लूँ। सार राना साहब, ख़ास तौर पे जो नुक्ता है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, समझते हैं कोई जवाब आएगा, कोई रिस्पॉन्स आएगा? इस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी कि अब मुज़ाकरात किए जाएं, और एक लिहाज से गलत नहीं है, हम अपनी अपनी राय ज़रूर रखते हैं या नाक़िद ज़रूर हैं किसी भी चीज़ के, लेकिन ये अगर ये डायलॉग हो के अफ़ाम और तफ़हीम से चीज़ें हल होती हैं तो वही सबके लिए बेहतर है। पर कोई जवाब पॉजिटिव आप समझते हैं आएगा? अच्छा, इसमें देखें असलान, जो एक चीज़ मैं भी खालिद फारूक के साथ भी, पीजे साथ भी ये करते हैं कि जी हमें पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात हमें मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी समझनी चाहिए कि पॉलिटिकल मामलात पॉलिटिकल पार्टीज को हल करने दें। जब आप इख्तियार अपने हाथ में रख के ये तय करते हैं कि जी अब नवाज शहबाज शरीफ का टाइम पूरा हो गया, अब हमने बिलावल को वजीर आज़म बनाना है और अब हमने जो है फलां को लॉन्च करना है, तो फिर ये बात बड़ी मज़ा का खेज है कि हम कहेंगे जी डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है लेकिन फैसले का इख्तियार कहीं और है। तो हमें इस पे भी बात करनी चाहिए कि ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बात करनी चाहिए लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ा हाथ होला करना चाहिए। अब आ जाए, एक नई डेवलपमेंट जो हुई है वो ये है कि पीटीआई एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश करे। ये बहुत अच्छी बात है कि पीटीआई पॉलिटिकल इंगेजमेंट की तरफ जाए, अपने साथ पॉलिटिकल पार्टीज को मिला के एक अपना वजन बनाए और उसके बाद कोई पॉलिटिकल सिस्टम में तब्दीली की कोशिश करे या डायलॉग की बात करे। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हकीकत है और पीटीआई पाकिस्तान की सियासी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पे एक हकीकत है, और अगर इन दोनों के मिलने से इस्तेकाम आ सकता है, सियासी मुआशी इस्तेकाम आ सकता है, बैनुल अक़वामी तौर पे प्रेशर कम हो सकता है, तो क्यों नहीं होना चाहिए। दोनों को अपनी अपनी अनाओं के खौल से बाहर निकल के पाकिस्तान के लिए एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। राइटली सेट जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतनी, अहसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।